हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम देख रहे हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद मिडिल इंग्लिश को। मिडिल एज जो है इसमें हमने कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें हमने देख रखी हैं और अब हम आगे जाएंगे माइकल अलेक्जेंडर की बुक के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। ये स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है, आपको नज़र आ रही होगी अपनी स्क्रीन कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं, जेफरी ऑफ मनमौथ पे आपको समझ नहीं आई कुछ लोगों को। एक्चुअली जेफरी ने ये बुक लिखी है, हिस्टोरिया ब्रिटानिया कर लें, ब्रिटानिका, रीगम ब्रिटानिका, और ये इंग्लिश की बुक नहीं है, डेफिनेटली लैटिन में लिखी गई। लेकिन जेफरी ने इस बुक के अंदर वही एक जो लिनेज है, जो लाइन होती है, एंसेस्ट्रल लाइन है, उसको लिंक अप किया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एनियड पोएम लिखी वर्जिल ने, और जो रोमन किंग्स थे, जो रोमन एम्परर थे, जो बादशाह थे, वहां के शहनशाह थे, उनकी लिनेज जो है ना वो एक मिथिकल लिनेज क्रिएट की। ठीक है कि ये इनका ताल्लुक जो है ना ट्राय से था, उसने उनके खानदान को ट्राय से मिला दिया उस कहानी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एक बात ध्यान में कि जो मिडिल एज थी उसमें ब्लड लाइन का नोबल होना बहुत इंपॉर्टेंट था। समझा जाता था कि ये जो बादशाह होते हैं इनकी औलाद भी बादशाह होती है, सिंपल सी बात है, फैमिलीज में बादशाह चलती है। तो ये ब्लड लाइन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, इसलिए किसी भी शहनशाह या बादशाह को ज्यादा लेजिटिमेट होने के लिए पब्लिक के अंदर ये बताने के लिए कि ये मेरा हक है, मेरा राइट है, बिकॉज आई हैव अ नोबल ब्लड इनसाइड माय वेन्स। सो हर बादशाह ये कोशिश करते थे कि उनका जो लिंक है वो किसी न किसी मिथिकल फिगर के साथ जोड़ा जाए, कि मैं उससे बिलोंग करता हूं। तो बिल्कुल रोमन एम्परर्स की ब्लड लाइन को किसने जोड़ा? वर्जिल ने। तो वर्जिल उस जमाने के बहुत बड़े पोएट थे और उन्होंने ये पोएम लिखी तो बादशाह कितने खुश हुए होंगे, शहनशाह। और मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर उनकी एक राइट्स जो है उनके एस्टैब्लिश हुए होंगे, राइट ऑफ किंगशिप जो है, राइट ऑफ एम्पररशिप जो है। सेम काम जो है ना जेफरी ने किया, जेफरी ऑफ मनमौथ ने। इसने भी जो हिस्ट्री लिखी है, दैट इज नॉट हिस्ट्री, बेसिकली स्टोरी। इसकी भी कोई हैसियत उस तरह से फैक्ट्स नहीं है, जिस तरह से फैक्ट्स वहां पे नहीं है, उस पॉइंट के अंदर, एलियड के अंदर नहीं है। सो दैट इज अ वंडरफुल हिस्ट्री। इसी वजह से ये वर्ड लिखा है वंडरफुल हिस्ट्री, हैरान कौन हिस्ट्री है। तो इसने क्या किया कि द किंग्स ऑफ द ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के लोग हैं, इसने कहा जो ब्रिटेन के बादशाह हैं ये डिसेंडेंट है फ्रॉम ब्रूटस, कि ये ब्रूटस की नस्ल से हैं। द ओरिजिनल कॉन्करर ऑफ द आइलैंड ऑफ द एल्बियन, कि एल्बियन का जो आइलैंड है, जो इंग्लैंड का आइलैंड है ना, जैसे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये सारा एरिया जो है, जैसे आपने ब्रिटेन का ब्रिटिश आइलैंड, इसको उसने पुराना नाम एक दिया जो हकीकी नहीं है, ये सब मिथ है, मिथ यहाँ क्रिएट की जा रही है। आइलैंड ऑफ एल्बियन देन इन्फेस्टेड बाय द जायंट्स। तो ये भी उसने मिथ में देखे शामिल किया कि एल्बियन का आइलैंड था जो जिसमें जायंट्स रहते थे, अजीबो गरीब के मखलूक रहते थे। तो कौन आया यहाँ सबसे पहले? दिस ब्रूटस इज द ग्रैंडसन ऑफ द एनियस, यानी ब्रूटस आया कुछ लोगों के साथ। और ब्रूटस कौन था? ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ एनियस द ट्रोजन। अब वर्जिल की पोएम तो उनके पास थी, जो जेफरी ने, हर पढ़े लिखे शख्स ने वो डेफिनेटली उसे आती थी, जुबानी आती थी। और एनियस एक बहुत बड़ा हीरो था, जो रोमन का जो फोर फादर था रोमन्स का, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द मिथ्स। अब ये हमें तो ये भी नहीं पता कि ट्रोजन वार हुई भी थी कि नहीं। तो उसने अपने आप को हाउएवर एक लिटरेचर की दुनिया में, एक मिथ्स की दुनिया के अंदर, जहां पे ब्लड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट गिनी जाए उस टाइम के अंदर, तो ये बात अहमियत रखती थी कि आप किसी बड़ी हस्ती से बिलोंग करते हो, ये जरूरी था। इसलिए इसने एक मिथिकल कैरेक्टर क्रिएट किया, ब्रूटस, उसको ग्रैंडसन बना दिया एनियस का। लेकिन आपने इसी तरह से, हमारे लिए तो एक स्टोरी बन गई ना, पर वो मिथ बन गई। वो एक क्या था कि एल्बियन आइलैंड था, जॉइंट रहते थे, ब्रूटस आया, जॉइंट्स को मारा, क्योंकि ये खुद एक हीरो का
एक सुपर हीरो का ग्रैंडसन था, और यहाँ पे आके इसने न्यू रोम की बुनियाद रखी। न्यू रोम, क्योंकि जहां ये जाते थे उन्होंने रोम की बुनियाद ही रखनी थी। तो न्यू रोम जो है ना वो बाद में लंदन कहलाया। ये जो लंदन शहर है इसकी इसने एक मिथिकल हिस्ट्री लिख डाली, ये मिथिकल हिस्ट्री है। उसके बाद इनके बहुत बाद फिर रोमन आते हैं, हु कंकर्ड द ब्रिटेन, बट द ब्रिटेन्स अंडर लूशियस रीकॉन्कर्ड देयर रोम। उसके बाद ये ब्रिटेन जो है ना वो दोबारा स्ट्रेंथ पकड़ते हैं और रोमन्स को वहां से निकालते हैं। दे फाइट ब्रेवली अंडर किंग आर्थर अगेंस्ट द सैक्सन इन्वेडर्स। और उसके बाद उस दौर में किंग आर्थर इनका, अब एक किंग आर्थर जो है ये एक और मिथिकल कैरेक्टर है। ये जितनी तारीख ये लिख रहा है इसकी कोई पता नहीं है बिल्कुल किसी को। किंग आर्थर भी कोई हैसियत नहीं रखता, कोई उसकी हिस्टोरिकल हैसियत नहीं है, बल्कि वो एक लेजेंड है। तो लेजेंड उन स्टोरीज को कहा जाता है जो सही मान ली जाती हैं लेकिन ठीक नहीं होती, यानी उनके हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनके पीछे वो नहीं होते। तो ये भी एक लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, ये ब्रूटस भी, ओके, और ये जो तारीख ये बता रही है सारी लेजेंडरी हिस्ट्री है, वंडरफुल हिस्ट्री है। अब किंग आर्थर और उसको बड़ा शानदार बनाना, उसका राउंड टेबल और नाइटहुड, तो एक कॉन्सेप्ट उसने एक जनरेट कर दिया, एक ऑनरेबल, एक नोबल ब्लड लाइन जनरेट कर दी फॉर द ब्रिटन्स। ठीक है, ब्रिटेन भी उसने कहा कोई गिरे पड़े लोग नहीं है, वो ये कहना चाह रहा था कि अगर एंग्लो सैक्सन जर्मन से आए हैं इसी तरह फ्रेंच जो है, नॉर्मन फ्रेंच है, वो भी बड़े मगरूर हैं, और लैटिन तो वैसे ही आपको पता है रोमन एम्पायर बहुत बड़ी रह चुकी थी। तो जेफरी जो कि बिलोंग करता था ब्रिटेन रेस से, तो इसने फिर एक मिथिकल हिस्ट्री क्रिएट की और एक नोबल पास्ट जनरेट किया। ओके, नोबल पास्ट जो है एक जनरेट किया। तो ये वो पॉइंट था डेफिनेटली जो आपको के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी इसमें। तो इसमें हम ऑर्थर का जो कैरेक्टर है, फिर आर्थरियन रोमांस काफी लिखेगी, काफी स्टोरीज हैं जो आर्थर के गिर्द घूमती हैं। किंग आर्थर जो कि एक लेजेंडरी कैरेक्टर है हिस्ट्री का, कि वो बड़ा ही अच्छा इंसान था। वो उसने एक राउंड टेबल बनवाया जिसमें वो मीटिंग करता था, और उसके जो साथ होते थे वो नाइट्स होते थे, वॉरियर्स होते थे जो हक सच के लिए लड़ते थे, जो बड़े नेक लोग होते थे और मतलब ईवल के खिलाफ फाइट करते थे, टोटली गुड होते थे। एक शिवलरिक कोड, ये सारा कुछ एक हिस्ट्री तख्लीक हुई। ये आगे हम देखेंगे कि शिवलरी क्या नहीं चाहिए आ रहा बिल्कुल। उसके अलावा जो मिडिल एज में है ना वो फ्यूडलिज्म था। मिडिल एज जो है ना ये फ्यूडलिस्टिक एक स्ट्रक्चर था। अब फ्यूडलिज्म क्या होता है कि उस टाइम के ऊपर आज की तरह की दुनिया नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको आप वोट देंगे और वो कमिश्नर लगाएगा और वजीर आला होंगे और वजीर होंगे, तो एक हायरार्की ये आजकल होती है, इस तरह निज़ाम चलता है। उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम तो आर्मी तो होती थी, पुलिस तो होती नहीं थी, कोई स्कूल नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे, यूनिवर्सिटीज नहीं होती थी, पुलिस नहीं होती थी। तो आप सोचे आम आदमी कैसे फिर जीता होगा। आप सोचे तो आम आदमी को कुछ इंस्टीट्यूशन थे जो चला रहे थे, जिसमें एक फ्यूडलिज्म भी था। फ्यूडलिज्म में ये होता था कि हर बड़े एरिया में एक बंदा ले लिया जाता था, उसको सारी वो जमीनें दे दी जाती थी और उसके बदले में वो किंग के साथ वफादार रहता था। ठीक है, और वो अपने इलाके का सब कुछ था, जज भी था, पुलिस भी था, बादशाह भी था, एवरीथिंग, ही वाज एवरीथिंग टू दैट स्पेसिफिक एरिया। तो लैंड के बदले लॉयल्टी जो है वो खरीदी जाती थी। तो वो अपने इलाके का लैंड लॉर्ड होता था और मुकम्मल तौर पे ओन करता था हर चीज को, और बादशाह को टैक्स कलेक्ट करके भी देता था, सर्विस भी देता था, बादशाह के लिए कोई भी काम होता था वो करता। ओके, आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि फ्यूडल क्या होते हैं। और पाकिस्तान में भी बहुत से फ्यूडल अभी भी मौजूद हैं। ये पूरी दुनिया में ये खत्म हो चुका है फ्यूडलिज्म, और अब मॉडर्न कैपिटलिज्म आ गया जिसमें डेमोक्रेसी होती है और लोग जो है ना ले पर्सन चुनते हैं कि हमने अपने इलाके में कौन सा हमारा मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये पुराने जमाने का एक मिनिस्टर था, लेकिन ऐसे लोग नहीं चुनते थे, बादशाह सेलेक्ट करता था लॉयल्टी देकर, वफादारी देकर। तो ये यहाँ पाकिस्तान में भी अंग्रेजों के जो वफादार थे, तो अंग्रेजों ने उनको जमीनें दे रखी थी वफादारी के बदले में। और आज अंग्रेजों के जाने के बाद वो मजे की बात है, पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म का खात्मा नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया। अभी तक वो फ्यूडल्स, उनके पास इतनी जमीन है कि उन्होंने खुद भी नहीं देखी हुई।
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है ना मिडल एजेस, जिसमें हम ये लिटरेचर देख रहे हैं, जेफरी चौसर ने अगर लिखा है, आगे सबसे बड़ा मिडल एज का जो आथर है वो है चौसर, या और भी जो आथर हम 3-4 देखेंगे। इनमें एक बात समझनी है कि वो फ्यूडलिस्टिक एक सोसाइटी है, ये भी आपको पता चल गया। और आपने देखा कि जो हीरो का कॉन्सेप्ट है, वो जो नोबल हीरो का जो हमने एपिक में देखा कि बेओवुल्फ जो हीरो है, इस तरह के हीरो अब नहीं है। अब कौन से होंगे? नाइट हीरो होंगे। और अब जो है एपिक नहीं चलेगी, अब रोमांस चलेगी। ठीक है, रोमांस एक नई फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, उसमें अब जो है ना स्टोरीज लिखी जाएंगी, और मोस्टली स्टोरीज किसके अबाउट होंगी? नाइट्स। ठीक है, तो क्रूसेड भी हो रहे थे उस वक्त। एक और बात आपने ख्याल रखना है तारीखी एतबार से, जो कि आपकी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है मुझे पता है, तो एक बात सिर्फ ये ज़हन में रखें कि जैसे ही आपको मैंने बताया था 5वीं-6वीं सदी में इंग्लैंड से रोम के लोग वापस चले गए थे, जो रोमन एम्पायर का कॉन्क्वेस्ट किया हुआ था, कॉन्कर्ड किया हुआ था ब्रिटेन को, उन्होंने ऐसे छोड़ दिया था। उनके छोड़ने के बाद एंग्लो सैक्सन आते हैं, ये बात आपको याद होगी। उनके जाने के बाद जो है वो कौन आते हैं? एंग्लो सैक्सन आते हैं, जो आगे चल के इंग्लिश रेस है। फिर ब्रिटेन और एंग्लो सैक्सन आप तो मिक्स अप हो गए, एक कुछ हो गया सब। उसके बाद जो है फिर फ्रेंच आते हैं 1066 के बाद। ओके, वो भी यहीं रुक जाते हैं, वो सिर्फ कब्जा नहीं करते बल्कि हमेशा के लिए अब इधर हैं, और आगे फ्रेंच जो रेस है उसी के ही बादशाह हैं सारे। तो बताने में ये लगा था कि रोम जो वापस इसलिए चले जाते हैं और ये एरिया उसे छोड़ क्यों देते हैं, इस कॉलोनी को उन्होंने कॉन्कर्ड किया होता है, इसलिए कि पीछे अंपायर क्रम्बल कर जाती है। और जो अंपायर है वो वैसे भी काफी अरसे से डिवाइडेड हो चुकी थी, ईस्टर्न रोमन अंपायर और वेस्टर्न रोमन अंपायर। रोमन अंपायर में आपस में लड़ाई हो जाती है और दो हिस्सों में रोमन अंपायर डिवाइड हो जाती है। एक को कहते हैं ईस्टर्न रोमन अंपायर एंड वन अदर इज कॉल्ड द वेस्टर्न रोमन अंपायर। अब जो है वेस्टर्न रोमन अंपायर जो है ना, उसका दारुल हुकूमत होता है जहां से सारे ऑर्डर चलाए जाते हैं, यानी एम्परर बैठता है जहां पे, वो रोम था। वेस्टर्न रोमन अंपायर रोम से चलाई जाती है, और ईस्टर्न रोमन अंपायर का जो सेंटर ऑफ गवर्नमेंट था वो होता है टर्की, इस्तंबुल। ठीक है, इसका पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल। तो असल में वहां का जो पहला बादशाह था जिसने उसे दारुल हुकूमत बनाया, वो था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने उस शहर की बुनियाद रखी जो इस वक्त इस्तंबुल कहलाता है। तो वो ईस्टर्न रोमन अंपायर का गढ़ था, वहां से उनका सेंटर ऑफ गवर्नमेंट था, कैपिटल था। कौन सा सिटी कैपिटल था? कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसका मॉडर्न नेम है इस्तंबुल, जो इस वक्त टर्की के अंदर है। टर्की का सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इस्तंबुल है इस वक्त। अब हुआ यह कि ईस्टर्न रोमन अंपायर तो चलती रही काफी अर्से तक कामयाबी के साथ, लेकिन जो वेस्टर्न रोमन अंपायर है वो मिडल एज स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। ठीक है, इधर एंग्लो सैक्सन्स ने अपने पांव जमाए और उधर वेस्टर्न रोमन अंपायर कोलैप्स कर गई, एम्परर खत्म हो गया। उसके नतीजे में जो सेकंड सॉलिड जो पावर थी वो था चर्च। पहले तो चर्च वाज वर्किंग अंडर द एम्परर, अब जो सिस्टम था वो तो कोलैप्स कर गया, तो अब कौन पावर में था? चर्च। लिहाजा जो पोप है अब वो मोस्ट पावरफुल पर्सन बन गया, क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कोलैप्स करने से छोटे छोटे जो है ना वो बादशाह बन गए, छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे बादशाह पैदा हो गए। अंपायर तो खत्म हो गई थी, इसलिए बहुत सारे इलाका डिफरेंट एरियाज में बट गया और छोटे छोटे बादशाह मर्ज हो गए। जो छोटे इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो अंपायर के मुकाबले में छोटे थे, वैसे तो बड़े थे। लेकिन सबसे जो पावरफुल हस्ती थी ना उस वक्त मिडल एजेस में, वो था पोप। पोप वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। वो इनको अपॉइंट भी, बादशाहों को अपॉइंट भी इवन वो करता था, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। और उसने क्या किया, एक जो काम अजीब सा उसने ये किया कि उसने कहा कि ये जो यरूशलेम है, जो इस वक्त इस एट द मोमेंट ये ज्यूज के पास है, जो इसराइल की रियासत है ना, उसका दारुल हुकूमत है, आपको पता है यरूशलेम। तो ये यरूशलेम जो शहर है, ये असल में सारे से मुराद वो तीनों जो है ना मकतबा फिक्र हैं, जो रिलीजन है,
मॉडर्न रिलीजन, जिनको हम कहेंगे क्रिश्चियनिटी, ज्यूस और मुस्लिम्स, ये तीनों के लिए बहुत ज्यादा वो सेक्रेड है। अब हुआ ये कि टर्क्स ने, मुस्लिम टर्क्स ने, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कोलैप्स कर रही थी, तो वहां टर्क्स जो है ना वो सर उभार रहे थे। उसके बाद टर्किश एम्पायर ही बनी, आपको पता। तो उन्होंने, यानी मुस्लिम्स ने ओवरऑल आप कह सकते हैं, जिनको टर्किश लोग लीड कर रहे थे, उन्होंने यरूशलेम पे कब्जा कर लिया। और ये बात डेफिनेटली क्रिश्चियंस के लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि वहां जो सेक्रेड मॉस्क है, मस्जिद अक्सा जिसे कहते हैं, वो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने उसको आजाद करवाने के लिए, ये ज़हन में रखिए, क्रूसेड क्या है, इन्होंने मुसलमानों से उस शहर को, जो इनके ख्याल में उनका मुकद्दस तरीन शहर है, जहां उनका हज होता है, पिलग्रिमेज के लिए वो जाया जाया करते थे, तो उनका पिलग्रिमेज रुक गया क्योंकि मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया था, उस शहर के ऊपर फतह कर लिया था उसको। तो उसको आजाद करवाने के लिए, ठीक है, द सीरीज ऑफ एक्सपीडिशन, जब आज का हम देख रहे हैं, ये देखिए क्रूसेड्स क्या है। आई होप के बैकग्राउंड आपका टोटल बन गया। द सीरीज ऑफ एक्सपीडिशंस फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन टू रिकैप्चर यरूशलेम, ठीक है, यरूशलेम को दोबारा से वापस लेने के लिए उन्होंने एक सीरीज चलाई। पोप ने पूरे यूरोप को भारा, मजहब के नाम पे उन्होंने कहा कि आओ और लड़ाई लड़ो मजहब के लिए, यानी खुदा के लिए जंग जो है स्टार्ट हुई, और पोप ने जो है ना उसको लीड किया, और कई बार उसने जो अफवाज है ना वो रवाना की। टेकन बाय द टर्क्स फ्रॉम द बाइजेंटीन इन 1071 में टर्क्स ने यरूशलेम लिया था, 1071 के अंदर। ये देखो 1066 में आपको पता है नॉर्मैंडी ने, नॉर्मन्स ने कॉन्कर्ड किया ब्रिटेन, और 1071 के अंदर यरूशलेम मुसलमानों ने ले ली। फर्स्ट क्रूसेड जब हुई है, फिर ये देखिए उसे इतने साल उसने लोगों को इकट्ठा किया, क्रिश्चियंस को जंग के लिए आमादा किया, और फिर उनको भेजा जंग के लिए। फर्स्ट क्रूसेड हुई थी 1095 से लेकर 1104, ये लंबी एक जंग चली। यरूशलेम टेकन इन 1099, यानी 1099 में उन्होंने ले लिया, क्रिश्चियंस ने ये ले लिया वापस। फिर सेकंड क्रूसेड जो है ना, फिर मुसलमानों ने ले लिया, फिर उनको दोबारा क्रूसेड करनी पड़ी। फिर थर्ड क्रूसेड होती है, यरूशलेम लॉस्ट इन 1187, रिकवर्ड इन 1229, लॉस्ट इन 1291। तो कभी वो यरूशलेम ले लेते थे, फिर कभी मुसलमान दोबारा से उनको हरा देते थे। तो ये कई क्रूसेड्स की वेव चली। इनको उन्होंने, इन जंगों का नाम उन्होंने दिया क्रूसेड्स, सेक्रेड वार्स, यानी क्रूसेड का मतलब होता है मुकद्दस जंगें, क्योंकि उस मुकद्दस मकाम के लिए जंग हो रही थी, शहर के लिए। द क्रूसेड एंडेड इन डिफीट बाय द टर्क्स एट निकोपोलिस 1396, 1399 में मुसलमानों के हाथों से ये फिर हमेशा के लिए ये इलाका निकल गया। ओके, और इस वक्त भी हमारे पास नहीं है। ये क्रूसेड का बैकग्राउंड। तो उस जमाने में ज़हन में रखना, क्रूसेड्स भी चल रही हैं जब जेफरी चौसर लिख रहा है। मिडल जो लिटरेचर है, ये बाज़गश्त आपको सुनाई देगी जब नाइट की टेल आएगी, और नाइट के बारे में बात करेगा ना चौसर, तो वो इसको इंट्रोड्यूस करवाता है, आपको याद होगा कैंटरबरी टेल्स के इंट्रोडक्शन में, कि बताता है कि बड़ा एक्सपीरियंस नाइट है, इसने सेक्रेड वॉर्स लड़ी हैं, और इसने क्रूसेड में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो जो लोग क्रूसेड लड़के आते थे, उनकी बड़ी इज्जत होती थी कि इन्होंने जो है ना वो गॉड के लिए लड़ाई लड़ी है और मुसलमानों को निकाला है। मुसलमान उनकी नजरों में पैगन थे, हीथन थे। दैट वाज द बैकग्राउंड जिसमें ये लिटरेचर क्रिएट हो रहा है। फ्यूडल सिस्टम है, क्रूसेड्स चल रही हैं, वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो चुकी है, ईस्टर्न भी क्रम्बल कर रही है, और जो बरतानिया है मॉडर्न, वो बन रहा है अभी, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट जो जेफरी मनमोथ ने एक वंडरफुल हिस्ट्री लिखकर, आर्थर का जो नाम है उसे बहुत फेमस कर दिया है रोमांसेस में, वो अब हीरो है। और नाइट का कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हो गया। द ओल्ड इंग्लिश इट वाज सिंपली ए बॉय और द यूथफुल वॉरियर। पहले नाइट का जो मतलब होता था पुरानी इंग्लिश के अंदर, अब नाइट क्या होते हैं अगर आपके ज़हन में आ रहा होगा, तो पहले तो इसका मतलब था यूथफुल वॉरियर। कोई भी वॉरियर जो जवान है अभी, तो उसको कहा जाता था वॉरियर को, यूथफुल वॉरियर को नाइट।
एज इन मेल्डन, मेल्डन याद हो आपको, एक पोएम बताई थी ओल्ड इंग्लिश के अंदर, मेल्डन, लाइन 9 के अंदर वो नाइट बिगन टू एक्वायर इट्स मॉडर्न सेंस ओनली आफ्टर द सक्सेस ऑफ द माउंटेड वॉरियर, ठीक है। और फिर ये पहली बार वहां पे ये नाइट वर्ड रेफर होता है मेल्डन पोएम के अंदर, और पहले इसे यूथफुल वॉरियर कहा जाता था, फिर ये मॉडर्न सेंस में एक ऐसा वॉरियर हो गया जो एक कोड को फॉलो करेगा, ठीक है। वो क्या है, वो है शिवलरिक कोड, यानी शिवलरी क्या है फिर, ये शेवलरे से निकला है फ्रॉम मिडिवल लैटिन, यानी हॉर्स एक वर्ड है, सेबलस यानी हॉर्स, वहां से ड्राइव हुआ है शिवलरिक, यानी ऐसा वॉरियर जो घोड़े पर बैठकर जंग लड़ता है। लेकिन ये तो खैर उसका लफ्जी मतलब हो गया, लेकिन एक सिस्टम ऑफ ऑनरेबल कंडक्ट एक्सपेक्टेड अ नाइट आर जेंटल, तो नाइट का मतलब होता है कि नोबल और जेंटल पर्सन, ए वॉरियर was a noble man involving military service to Christ and King, ठीक है। एक ऐसा शख्स जो वॉरियर है, नोबल वॉरियर क्यों है, क्योंकि वो जंग लड़ेगा क्राइस्ट के लिए और किंग के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ द वीक एंड द अवॉइडेंस ऑफ विलेनी, उसमें कोई विलेनी नहीं होगी, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, गुड होगा वो। और ये बिल्कुल अपोजिट वॉरियर होगा। उस जमाने में एक और भी वॉरियर होते थे जिनको कहा जाता था मर्सनरीज। अब जो मर्सनरीज थे वो क्यों बुरे, उनको बुरा बना देंगे, वरना तो वो भी अच्छे लोग होंगे, क्योंकि वो पैसे लेकर जंग लड़ते थे, वो अपने लिए लड़ाई लड़ते थे। वो कहते थे ले जी हम तो वॉरियर हैं, तो जो हमें खरीद लेगा हम उसकी तरफ से जंग लड़ेंगे। उस जमाने में वॉरियर होना एक प्रोफेशन भी था, जैसे हम टीचर प्रोफेशन है तो जहां जॉब मिल जाएगी उसी के लिए पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो कोई इसके पीछे कोई नोबल आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे हम वहां पढ़ाएंगे, या इनको नहीं पढ़ाएंगे उनको नहीं पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल वो इस एक टाइप के वॉरियर थे जो पैसे लेते थे और किसी के लिए भी लड़ सकते थे अगर आप उनकी खिदमात को खरीद लें तो। उनको कहते थे मर्सनरी वॉरियर्स। उनके मुकाबले में ये जो कोड को फॉलो करते थे, ज़ाहिर है मर्सनरी वॉरियर तो फिर सेल्फिश भी होगा, वो पैसे के लिए लड़ेगा, पैसे नहीं देंगे तो नहीं लड़ेगा, उसको क्राइस्ट से क्या लेना, ठीक है। तो वो फ्री में ज़ाहिर जंग नहीं लड़ सकता और कोई कोड फॉलो नहीं करेगा। वो उसका एक ही कोड है कि मुझे पैसे दो, आराम दो, तो मैं ये काम कर दूंगा। तो उसके मुकाबले में एक उन्होंने एक वॉरियर का, एक हीरो, एक वॉरियर का एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया, विच इज शिवलरी, यानी एक कोड है जो फॉलो करेगा एक, तो उसे हम कहेंगे नाइट। तो नाइट्स कोड ऑफ शिवलरी क्या है, वाउज ऑफ नाइटहुड क्या है। नाइटहुड में एंटर होने के लिए, आपको एक नाइट बनने के लिए ये कुछ चीजें की जरूरत है। क्या जी, फियर गॉड एंड हिज चर्च, ओके, सर्व द लीच लॉर्ड इन द वेलर एंड फेथ, यकीन के साथ और अब बहादुरी के साथ अब लड़ेंगे अपने लॉर्ड के लिए। पहला है चर्च और गॉड के लिए, फिर लॉर्ड के लिए। प्रोटेक्ट द वीक एंड द डिफेंसलेस, जो कमजोर लोग हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं है, उनको हिफाजत करेंगे और उनसे जंग नहीं करेंगे। लिव बाय ऑनर एंड फॉर ग्लोरी, ठीक है, ऑनर और ग्लोरी के लिए जाएंगे, ऑनर के लिए और ग्लोरी के लिए, पैसे के लिए नहीं जाएंगे। रिस्पेक्ट द ऑनर ऑफ द वुमेन, और लास्ट पॉइंट है कि खवातीन की आप इज्जत करेंगे। दैट वाज द कोड। तो ये थोड़ा आपको याद रखना भी है। 5 पॉइंट होते हैं इसके, 5 जो है ना इसमें चीजें होती हैं शिवलरी कोड के अंदर। अब इसकी उन्हें कसम खानी होती थी, ये 5 कसमें कि ये मैं करूंगा, ठीक है। तो ये जब खाते थे तो उनको फिर नाइट बना दिया जाता। तो नाइट कौन बना सकता था, डेफिनेटली पोप एक अथॉरिटी था, उसके अलावा किंग अथॉरिटी होता था। जेफरीज लेजेंडरी हिस्ट्री, जो भी हमने हिस्ट्री की बात की, जेफरी ऑफ मनमौथ, जेफरी चौसर और जेफरी मनमौथ में आपने फर्क करना है, वो हिस्टोरियन है और ये पोइट है। लेजेंडरी हिस्ट्री वो हिस्ट्री जिसके पे कोई बेस ना हो, नॉन फैक्ट्स बेस्ड हिस्ट्री आप कह लीजिए। of the island of the Britain was put into English by Leomon। ये जो लेमोन है, अब ये आथर आप ज़हन में रखना, इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उसको, जेफरी की बुक को इंग्लिश में लेके आया। His 14,000 line makes no distinction between the British and the English, thus allowing the English to regard Arthur। लेकिन लेमोन ने क्या किया, इसने, जेफरी ने तो ब्रिटेन की बात की थी, इंग्लिश लोगों की नहीं बात की थी। इंग्लिश हम किन को कहते हैं, एंग्लो सैक्सन रेस को,
जो बाद में आए थे और जो बाद में रूलर बन गए आगे। लेकिन ले मॉन ने क्या किया कि इसने जब ट्रांसलेट किया बुक को तो इसने ब्रिटेन और इंग्लिश में फर्क नहीं किया और दोनों के लिए वो बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया कि ये पूरे ब्रिटेन का बैकग्राउंड है। ब्रिटिश पीपल इसने मिक्स अप कर दिया, इंग्लिश भी और ब्रिटेन। लेमन वाज ए प्रीस्ट फ्रॉम वॉरचेस्टरशायर, वो एक प्रीस्ट था। ज्यादातर आपको पता है मॉन्क्स और प्रीस्ट ही पढ़े लिखे होते थे, इसलिए आप किसी और लेमैन से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उठ के हिस्ट्री लिखेगा, क्योंकि आम आदमी तो तालीम ही नहीं हासिल करता था। हिज टैलेंट वाज फॉर नैरेटिव एंड बैटल्स हैव अ फिजिकलिटी। हाउएवर ये इसकी क्वालिटी है जो बुक में इसने लिखी है कि नरेशन बड़ी अच्छी थी और एटसेट्रा। को ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं। द चेंज ड्यूरिंग द 11th and 13th centuries from the justice यानी things done doings to the romances of the chivalry is a part of the rise of feudalism। तो ये feudalism, chivalric code, knights और crusades, ये एक साथ सारी चीजें मर्ज हो रही हैं। A knight's duty to serve God and a king had a religious orientation and legal force। नाइट की ये ड्यूटी थी कि उस गॉड को सर्व करेगा, उसने नाइट बनना है। एंड किंग, ठीक है, इट वाज लीगल, बादशाह को सर्व करना है क्योंकि वो लीगल एक उसका फर्ज है, और खुदा को सर्व करना है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। इट वाज नॉट जस्ट एन ऑनर कोड इन लिटरेचर, chivalry was historical as well as literary। its cultural prestige was spread through romance। अब इसकी जो chivalry कोड है और जो नाइट का कॉन्सेप्ट है, इसको सही फैलाया पब्लिक के अंदर लिटरेचर की मदद से, ज्यादा स्प्रेड हुई ये चीज। किस तरह से? रोमांसेस जब लिखी गई, एपिक नहीं, अब एपिक खत्म हो चुकी थी और रोमांसेस आ चुकी थी। और रोमांसेस क्या थी? वंडरफुल स्टोरीज अबाउट द नाइट्स एंड देयर एडवेंचर्स, देयर वॉर्स, ठीक है, उनकी जो कारनामे हैं ना नाइट्स के, खास तौर पे जो आर्थर है सबसे बड़ा नाइट्स का नाइट, और उसका राउंड टेबल, ये वाली सारी कहानियां, और फिर किसी भी नाइट की स्टोरी वंडरफुल जो एडवेंचरस हो, उसको हम रोमांस कहें। तो रोमांसेस ने इसको बड़ी प्रेस्टीज दिलाई और ये लोगों में बहुत बेहद मकबूल हो गई ये चीज। रोमांसेस वर टेल्स ऑफ द एडवेंचरस एंड ऑनरेबल डीड्स, ठीक है, ये होती थी रोमांसेस, एडवेंचरस एंड ऑनरेबल डीड्स। तो कौन करेगा? नाइट ही होगा। डीड्स ऑफ द वॉर एट फर्स्ट, बट नाइट्स आल्सो फॉट टू डिफेंड लेडीज और फॉट फॉर लेडीज, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ईथोस। अब बिल्कुल जैसे मिडिल एज बहुत आगे बढ़ती है तो एक नया ईथोस भी एंटर हो जाता है। वो था कि नाइट्स जो हैं अब लेडीज के लिए भी जंग लड़ेंगे। सिर्फ उससे पहले वो किसके लिए जंग लड़ते थे? गॉड के लिए, फिर चर्च के लिए, गॉड और चर्च चले एक हो गया, फिर बादशाह के लिए, किंग के लिए लड़ेंगे, लॉर्ड के लिए, गॉड के लिए, लॉर्ड के लिए, और फिर लेडीज के लिए। अब ये जो नई चीज एंटर हुई थी, ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, या इसे आप कह लें कि लैटिन फ्रेंच में एक तब्दीली आ चुकी थी उनके पीछे, उनके इलाकों में। वो क्या थी? वो था कि वहां पे रेनेसां स्टार्ट हो गया था, ह्यूमनिज्म जिसे मैंने आपको कहा। बोकाचियो, पेट्रार्क और दांते अलगीरी ने जो मिलके एक मूवमेंट चलाई थी, मूवमेंट, उसका नाम था ह्यूमनिज्म। तो उसके असरात आपको नजर आएंगे जब नाइट फाइट करेगा फॉर द लेडी। तो इंसानों के लिए लड़ाई अब लड़ेगा, आम वो एक फीमेल के लिए, जिसको उस जमाने में इतनी अहमियत नहीं थी। Although romance took popular forms, it began as a courtly genre, a layered pursuit। ठीक है, बाद में तो बेहद मकबूल हो गया। अगर इसके बेस में कहते हम जाएं तो ये बिल्कुल एक लेयर परसूट था, लाइक फीस्टिंग, हंटिंग, रीडिंग, प्लेइंग चेस और लव इटसेल्फ। तो क्योंकि ये फ्रेंच लोग अपने साथ लेके आए ये वाली टाइप जो लिखने वाली। वैसे भी द वॉरियर्स गेव वे टू द नाइट, और फिर आम जो वॉरियर थे, जो एक एंटरटेनिंग स्टोरी होती थी, वो से नाइट की स्टोरीज में ये कन्वर्ट हो गई। और फिर नाइट्स गॉट ऑफ हिज हॉर्स, ही वूड द लेडी, और नाइट्स फिर अल्टीमेटली जो है ना वूड ऑफ द लेडी, यानी माशके और इश्क और खवातीन के लिए जो है, उसमें ये ढल गई ये कहानियां। सो इन लिटरेचर द परसूट ऑफ द लव ग्रू एवर मोर रिफाइंड, और ग्रेजुअली ये चीज इसके अंदर आ जाती है।
तो ये वो थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो हमने देखा, और नाइट्स के बारे में आई होप कि आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है रोमांस के बारे में भी। कोर्टली लिटरेचर, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेचर की तरफ हम बढ़ते हैं। जो उस जमाने में जो कोर्टली लिटरेचर था, लिटरेचर फॉर द कोर्ट डेवलप्ड। The French rulers ruling by the conquest enjoyed romances of the antiquity about Thebes, Aeneas, Troy, and Alexander. Such popular stories of the antiquity were the matter of Rome. ठीक है, जितने भी उस जमाने में कहानियां थी जो रूलिंग क्लास जिनको एंजॉय भी करती थी, ये एंटीक्विटी से बिलोंग करती थी। पुरानी कहानियां थी थीब्स की, एनियस की, ट्रॉय की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की, और ये सारी सारी मैटर ऑफ द रोम था, जिनका सेंटर क्या था? रोम। बट आर्थरियन रोमांस द मैटर ऑफ द ब्रिटेन, सर ऑर्फियो ए रोमांस ऑफ द ऑर्फियस एंड पार्सिफल, द फर्स्ट वर्नाकुलर स्टोरी ऑफ द क्वेस्ट फॉर द ग्रेल, द लेजेंडरी वेसल यूज्ड बाय द क्राइस्ट एट द लास्ट सपर। तो जो ब्रिटेन में आर्थर की जो टेल्स हैं, एक्चुअली दिस इज द मैटर ऑफ नॉट द रोम बट द मैटर ऑफ ब्रिटेन। ओके, अब टॉपिक क्या हो, सेंटर टॉपिक क्या हो गया था? शिफ्ट हुआ है, ये मैटर शिफ्ट होता है और ब्रिटेन की तरफ आ जाता है स्टोरी का सेंटर जो है, आर्थरियन टेल की वजह से। और इसमें जो सर ऑर्फियो का की जो रोमांस स्टोरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह ग्रीको रोमन कल्चर ट्रांसफॉर्म हो रहा था ब्रिटेन के टेस्ट के अंदर। और आपको पता है कुछ अरसे के बाद हम देखेंगे कि जेफरी चौसर जो है वो इंग्लिश में बहुत अच्छा आला पाए का काम करेगा। उससे पहले कोई नहीं, किसी ने उतना आला पाए का काम नहीं किया। लेकिन ये दरमियानी जो फेज है इसमें आप देखते हैं द मोस्ट स्किलफुल एंड द मैजिकल अर्ली रोमांस, जो अगर देखें अर्ली जो रोमांस है, जो प्योर ब्रिटिश रोमांस की तरफ हम आ जाते हैं, दैट इज सर ऑर्फियो। ये सर लगेगा तो आप समझ जाएंगे ये नाइट है। और ऑर्फियो जो है एक्चुअली तो ये ग्रीक ऑर्फियस है, ग्रीक ऑर्फियस एंड यूरिडाइस बिकेम इंग्लिश, सर ऑर्फियो बन गया वो। तो कि ऑर्फियस जो है वो एक ग्रीक मिथ है, ठीक है, ग्रीक ऑर्फियस एंड यूरिडाइस। ऑर्फियस एक ना बड़ा फेमस एक कैरेक्टर था ग्रीक मिथ में, ग्रीक वर्ल्ड के अंदर ये स्टोरी है इसकी। ऑर्फियस एंड यूरिडाइस को ओविड ने लिखा है अपनी मेटामॉर्फोसिस के अंदर। और क्या लिखते हैं वो कि ऑर्फियस जो वाज ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन एवर, उसके पास बड़ी कमाल की जो है ना वो म्यूजिक बनाता था, धुनें बनाता था, और परिंदे कहते हैं उड़ना भूल जाते थे, और चरिंदे जो है चलना भूल जाते थे, ठीक है। तो इतना कमाल का उसका म्यूजिक होता था। और फिर क्या होता है कि यूरिडाइस के साथ उसकी शादी होती है वो, और कुछ अरसे के बाद यूरिडाइस की डेथ हो जाती है किसी वजह से। अब यूरिडाइस की जो डेथ हो जाती है तो ऑर्फियस जो है उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत रंजीदा रहता है, म्यूजिक बजाना भूल जाता है। और फिर एक दिन वो फैसला करता है कि मैं अंडरवर्ल्ड जाऊंगा और यूरिडाइस को वापस लेके आऊंगा अंडरवर्ल्ड से। क्योंकि ग्रीक के आपको पता है, आपने वो इतनी मिथ तो तकरीबन पढ़ी हुई है कि अंडरवर्ल्ड में हेडीज रूल करता है। उनके ख्याल में होता है जो मर जाते हैं लोग, वो जमीन के अंदर एक दुनिया है, वहां पे उनकी स्पिरिट्स चली जाती है, और वहां पे हेडीज बैठा हुआ है। हेडीज द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड है। वो अलाउ करे तो कोई मुर्दा जिंदा भी हो सकता है अगर वो अलाउ करे तो ऑर्फियस क्या करते हैं, अंडरवर्ल्ड में जाता है, और वहां पे अंडरवर्ल्ड में एंटर होने के लिए सैरिब्रस जो है ना, 2 सर वाला एक कुत्ता है जो हिफाजत कर रहा है उस रास्ते की, उससे आगे जाना बहुत मुश्किल है, वो खा जाता होता है अगर उस तरफ जाया जाए। लेकिन ऑर्फियस जो है बहुत खूबसूरत म्यूजिक बजाता है, और उस म्यूजिक की मैजिक से वो सैरिब्रस को यूं समझे सबड्यू कर लेता है, और वहां से वो क्रॉस कर जाता है। और इसी तरह वो करते करते सारी मुश्किलात जो हैं वो रास्ते में जो आती हैं, वो म्यूजिक की मदद से, म्यूजिक की पावर की मदद से वो आगे बढ़ता बढ़ता अंडरवर्ल्ड पहुंच जाता है, और यूरिडाइस से मिलता है वहां पे आके, और रिक्वेस्ट करता है हेडिस को कि प्लीज मुझे जो है ना इसको लेके जाने दो। उसको हेडिस को कहता है मैं आपको कमाल की धुनें सुनाता हूँ, म्यूजिक सुनाता हूँ। तो वो उसको कमाल का म्यूजिक सुनाता है, हेडिस बहुत खुश होता है, कहता है ठीक है तुम यूरिडाइस को लेके जा सकते हो, ठीक है तुम ले जाओ, लेकिन एक शर्त है
शर्त ये है कि तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब तुम वापसी का सफर करोगे, ऊपर जमीन की तरफ जाओगे, तो तुमने पीछे मुड़ के किसी हालत में नहीं देखना, ये मेरी शर्त है। और ले जाओ, ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ तुम्हारे म्यूजिक से, मैं बहुत एंटरटेन हुआ। सो ऑर्फियस बहुत खुश होता है, वो अपनी वाइफ को लेता है साथ और चल पड़ता है। उसके पीछे पीछे है, वो आगे आगे है, उड़ते उड़ते जा रहे हैं वापसी के रास्ते पे। ऑर्फियस बहुत खुश है, बहुत ही खुश है कि ऊपर जब वो पहुंचता है तो उसे सूरज की झलक नजर आती है। तो बहुत खुश होता है कि देखो मैं ऊपर इंसानों की दुनिया में, हम जिंदा लोगों की दुनिया में पहुंच आए हैं। और ये खुशखबरी देने के लिए वो पीछे देखता है और ये बात भूल जाता है कि उसने पीछे नहीं देखना था। और यूरिडाइस जो है ना, वहीं पे पीछे गिर जाती है क्योंकि वो शर्त पूरी नहीं कर सकता और वो ऊपर आ जाता है, नाकाम लौटता है। सो दैट वाज उसके बाद हमेशा ज़ाहिर है वो दुखी रहेगा। ट्रेजिक टेल है ये, नहीं हासिल कर सकता एट द एंड यूरिडाइस को वापस। अब क्या हुआ कि ये जो ग्रीक मिथ थी, इसको इंग्लिश साइज कर दिया गया, ठीक है, सारा ऑर्फियो बन गया। अब सारा ऑर्फियो देखो, ऑर्फियो जो ऑर्फियस था वो कोई नाइट तो नहीं था ना, उसको सर लगाना उसके साथ, मतलब उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में ले आइए। द ग्रीक ऑर्फियस एंड द यूरिडाइस बिकेम इंग्लिश। सर ऑर्फियो इज ए लॉर्ड इन विनचेस्टर। अब सारा ऑर्फियो हैं जो कि लॉर्ड हैं विनचेस्टर के। ही लूजेस डेम हेरोडिस। अब हेरोडिस जो है ये इनकी महबूबा है कह लें या वाइफ है, वो खो देते हैं उसको, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे यूरिडाइस खो जाती है उसे, टू ए फेरी किंग हु अबडक्ट्स हर। एक फेरी किंग है जो अगवा कर लेता है उसको, फ्रॉम हर आर्चर्ड टू ए सेल्टिक अंडरवर्ल्ड। तो वो सेल्टिक एक अंडरवर्ल्ड है, वहां पे लेके इसको चला जाता है। आफ्टर 10 years ग्रीविंग इन द वाइल्डरनेस, 10 साल दुख दर्द में गुजारने के बाद, ऑर्फियो फॉलोज ए फेरी हंट थ्रू ए हिल साइड इनटू द अंडरवर्ल्ड वेयर ही विंस बैक हॉरिटीज विद हिज हार्पिंग। ये भी अपनी हार्पिंग, यानी हार्प एक आला होता है जिसके ऊपर म्यूजिक बजाया जाता है, तो ये उस म्यूजिक की मदद से हॉरिटीज को ये दोबारा जीतने में कामयाब हो जाता है। He returns to the Winchester disguised as a beggar and plays so well that the steward asks about the harp. When told that the harper had found it by the corpse of the man eaten by the wolves, the steward swoons. अपने शहर जब वापस आता है तो इसकी हालत अजीब हो चुकी होती है और स्टीवर्ड ये सुन के बेहोश हो जाता है कि उसका शायद जो ऑर्फियो है सर, उसकी डेथ हो गई है। लेकिन ये उसके साथ उसको वैसे ही बताता है, एक्चुअली खुद है। And in the recognition, the reunion and the Orfeo and his queen are joyfully restored to the throne. लेकिन इस कहानी में क्या है, हैप्पी एंडिंग है। ये सारा मजाक था और बाद में ये अपने लोगों को बताता है कि मैं ही हूँ, ऑर्फियो हूँ, जो अपनी क्वीन को वापस ले आया है। स्टोरी जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है सारी की सारी, सारा ऑर्फियो रोमांस बन जाती है। ये रोमांस है, वो मिथ है। अब आपको आइडिया होगा कि रोमांस क्या है। एक नाइट की स्टोरी है, वही ऑर्फियस को सर ऑर्फियो बना के हमने नाइट बना दिया है, जो एक लेडी के लिए फाइट करता है। लेडी उसकी क्वीन है जो अगवा हो जाती है और उसके लिए वो 10 साल तक स्ट्रगल करता है और बिल आखिर उसको लेके आता है, एक ऑनर, अपने ऑनर को रिस्टोर करता है। तो अब यहाँ से आपको तीसरा एलिमेंट भी मिलेगा, वो ये है कि अब इसने जो फाइट है वो गॉड के लिए, लॉर्ड के लिए नहीं कर रहा, लेडी के लिए कर रहा है। मतलब रोमांस जो है ना वो मॉडर्न वे में भी ट्रांसफॉर्म हो गई, ह्यूमनिज्म भी एंटर हो गया उसके अंदर, एक नई मेटामॉर्फोसिस आ गई है, चेंज आ गया रोमांस के अंदर। सो रोमांस जो टाइप है, दिस इज द लास्टिंग लेगेसी ऑफ द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस की जो सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है ना, वो है रोमांस। जैसे कि ओल्ड एज में अगर आप कहेंगे कि जबरदस्त काम क्या हुआ, तो वो हम कहेंगे एपिक लिखी गई सबसे बेहतरीन।